नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े ओबीसी नेता जिनके तरफ दारोमदार है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नैया विधानसभा चुनाव में पार लगाएं। एक नेता साहू समाज से है तो दूसरे कुर्मी समाज से हैं। आप नाम तो समझ ही गए होंगे। पहले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव, और दूसरे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक और दुर्ग के सांसद विजय बघेल, जो कुर्मी छत्री समाज के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के लिए दावा किया जाता है कि इनकी संख्या 50% से भी ज्यादा है। इन दोनों ही नेताओं की मौजूदा और भावी भूमिका को समझने से पहले हमें सीएम भूपेश बघेल के एक बयान पर गौर करना चाहिए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने छत्रपों का नाम लेकर कुछ समझाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक के रमन सिंह के रहेगा तब तक के ये बृजमोहन और प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे, इन लोग केदार कश्यप की दाल गलने वाली नहीं है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल अक्सर यूं ही डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर बयानों के तीखे तीर छोड़ते हैं, क्योंकि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तो जाहिर तौर पर उनसे ही कामों का हिसाब मांगा जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति की पिच तैयार की गई है, उसमें ओबीसी समुदाय के नेताओं की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है, और ऐसी राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह कहीं फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने नाना करते आखिर 4 साल बाद ही सही जो परिवर्तन किया, उसमें एक ओबीसी चेहरे को आगे किया गया। वो तारीख थी 9 अगस्त 2022, यानी 1 साल हो चुका है जब अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी चेहरों को ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना रही थी। अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पहले कभी उनकी इतनी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखी गई। लगातार वे दौरा कर रहे हैं और अपनी नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर जिस तरह से उन्होंने 24 अगस्त 2022 को बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर युवा मोर्चे को आगे कर सीएम हाउस का घेराव किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रिचार्ज हुई, उसका असर अभी तक नजर आ रहा है। चाहे वो गोठान घोटाले का मामला हो या पीएससी की मेरिट सूची में फर्जीवाड़े का आरोप, अरुण साव कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो सीधे सीएम भूपेश बघेल पर हमला कर सकें। हर मौके पर सीधे निशाने पर सीएम होते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल अक्सर डॉक्टर रमन सिंह पर हमला साधते हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी की आबादी, जिसके लिए दावा किया जाता है कि ओबीसी वर्ग की आबादी 52 से 53% है, इसमें साहू समाज की आबादी सबसे ज्यादा बताई जाती है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ओबीसी वर्ग के 2 बड़े चेहरे सामने आए थे। एक रमेश बैस जो कुर्मी समाज से आते हैं, दूसरे ताराचंद साहू जो दुर्ग से 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक रहे। उन दोनों ही बड़े नेताओं के रहते 2003 के दिसंबर में डॉक्टर रमन सिंह, जो उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बार वो मुख्यमंत्री बने तो लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल, जो खुद ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो लगातार डॉक्टर रमन सिंह पर आक्रामक होते हैं। उनके इन हमलों में ऐसा बहुत कम बार देखा गया कि वो अरुण साव का नाम लेकर सीधे उन पर हमला करे। दरअसल ऐसा करने के पीछे छिपी हुई राजनीति को भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह समझते हैं, और यही कारण है कि डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ उनके साथ 2 और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं अरुण साव को भी लगातार महत्व दिया गया, पर्याप्त स्पेस दिया गया। जिस तरह की बैटिंग अरुण साव कर रहे हैं, जिस तरह से वो खुलकर प्रहार कर रहे हैं, लगातार वो घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बेहद संवेदनशील मुद्दों पर भी ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात नहीं करते। उनकी ऐसी ही बढ़ी हुई सक्रियता को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने कुछ पुराने छत्रप परेशान हो गए हैं। उन्हें इस बदले हुए हालात में अपनी राजनीतिक विरासत खतरे में नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से साहू समाज का पर्याप्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को
मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू सन 2001 में बनाए गए थे। मैं खुद बरसों तक उनका प्रवक्ता रहा, उनका मीडिया मैं देखता रहा, करीब से मुझे उनकी राजनीति को जानने समझने का मौका मिला। लेकिन बदले हुए हालात में जब 2008 में ताराचंद साहू पार्टी से अलग हुए तो धीरे धीरे साहू समाज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर जाता नजर आया। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में साहू समाज के 14 उम्मीदवारों को टिकट दी और उनमें से सिर्फ रंजना साहू बमुश्किल 450 वोट से किसी तरह ले देकर जीत सकी। वह भी जीत इसलिए हो पाई क्योंकि धमतरी जहां से वो चुन करके आई है वहां कांग्रेस का एक बागी उम्मीदवार खड़ा हो गया था जिसे तकरीबन 30,000 वोट मिले थे। ये वोट कांग्रेस के ही माने जा रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के चंद महीनों बाद यानी अप्रैल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 लोकसभा सीटों में भारी जीत मिली, तब समीक्षा की गई तो पता चला कि साहू समाज ने एक बार फिर भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने संगठन की कमान साहू समाज के अरुण साव को दी है। अब मैं भाजपा के ही दूसरे एक बड़े नेता की बात करूंगा, वो है विजय बघेल, जो रायपुर की बगल वाली लोकसभा सीट दुर्ग के सांसद हैं। 2019 में उन्होंने करीब 4 लाख वोटों से भारी जीत हासिल की। यह छत्तीसगढ़ की रिकॉर्ड है। इतने भारी अंतर से अभी तक किसी भी प्रत्याशी की जीत नहीं हुई। विजय बघेल कुर्मी समाज के एक बड़े नेता हैं। कुर्मी छत्री समाज छत्तीसगढ़ के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साहू समाज के बाद कुर्मी समाज की ओबीसी में सबसे ज्यादा आबादी छत्तीसगढ़ में मानी जाती है। इनका नाम छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तेजी से उभरा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब इन्हें घोषणा पत्र समिति का प्रदेश संयोजक बनाकर इनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी दे दी है और इन पर बहुत भारी विश्वास जताया है। विजय बघेल जो पहले कभी कांग्रेस में थे, सन 2000 में इन्होंने चरोदा भिलाई पालिका अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय जीता था। उसके बाद 2003 में इन्होंने एनसीपी की टिकट पर पाटन से मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से उन्होंने पहली बार पाटन से भूपेश बघेल को हराया था, तब वो खासे चर्चा में आए। उनका इनाम भी उन्हें मिला, उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया। हालांकि 2013 के चुनाव में वो सफल नहीं हो सके और 2018 में उन्हें टिकट नहीं दी गई। उनके धैर्य का इनाम भी उन्हें बहुत जल्दी मिल गया। 2019 में तमाम कयासों को किनारे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। तब दुर्ग लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास थी। यही वो एकमात्र सीट थी जिस पर कांग्रेस का कब्जा था। 2014 के मोदी लहर में तामध्वज साहू ने सरोज पांडे को हराकर दुर्ग पर कब्जा किया था। लेकिन 2019 में दुर्ग से लोकसभा चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं था। दिसंबर 2018 में जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा एकदम से बदल गई थी। खासकर दुर्ग लोकसभा, जहां से स्वयं सीएम भूपेश बघेल के अलावा गृह मंत्री तामध्वज साहू और रविंद्र चौबे के अलावा गुरु रुद्र कुमार जैसे राजनीति के बड़े महारथी चुन करके आते हैं। ये चारों ही मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के ऐसे बड़े दिग्गजों के रहते और इनके तरफ जब चुनाव की कमान थी, दारोमदार था, इन सब के रहते हुए विजय बघेल करीब 4 लाख वोटों से दुर्ग से जीत करके आ गए। वैसे विजय बघेल अपनी आक्रामक शैली की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो मंचों पर खुलकर कई बार अपने चाचा सीएम भूपेश बघेल पर न केवल तीखे हमले करते हैं, बल्कि कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका यकीन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी नहीं होता। पिछले दिनों उन्होंने पाटन से ही सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी। 2023 का चुनाव वो पाटन से लड़ना चाहते हैं, जबकि लोकसभा का चुनाव 2024 में है। अगर पार्टी नेतृत्व तो मुझसे पूछे, अगर मेरी बात आप पूछ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कि कहें कि आपको विधानसभा लड़ना है, तो मैं तो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना पसंद करूंगा। मैं कहीं से नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ पाटन से ही लड़ूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय बघेल जो अपने राजनीतिक कैरियर को भी दांव पे लगाने को तैयार हैं, जब प्रदेश का मुखिया उनके सामने उम्मीदवार हो, ऐसे में अपनी राजनीति को दांव पर लगाते हुए विजय बघेल ने जब ये दावा किया होगा तो इससे उनके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है कि वो किस शैली की आक्रामक राजनीति करते हैं। इन्हीं विजय बघेल पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है, इन्हें घोषणा पत्र समिति का प्रदेश संयोजक बनाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से साहू और कुर्मी समाज के 2 बड़े ओबीसी वर्ग को साधने की
कोशिश की है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर जिस तरह से अन्य जातियों का सम्मेलन हो रहा है, जाति प्रमुखों से जिस तरह की बैठकें हो रही है, जिस तरह से अमित शाह ने बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो टिप्स दी थी, जो समझाने की कोशिश की थी, उसके मूल में ये सोशल इंजीनियरिंग का ही फार्मूला था। जून और जुलाई के भीतर अमित शाह का छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ 3 बार बैठक करना और जिस तरह से उन्होंने हाल में ही 8 अगस्त को दिल्ली में जिस तरह से भाजपा के नेताओं से बात की और जो पुराने टास्क दिए गए थे, सांसदों और बड़े नेताओं के साथ अमित शाह ने एक बार फिर बैठक की और उसके अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भाजपा के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दिग्गजों से घंटों तक चर्चा की। जो उन्होंने बातें की, हमारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सांसदों और बड़े नेताओं से पूछा कि सोशल मीडिया पर कौन एक्टिव रहता है, विधानसभा चुनाव जीतने की कितनी संभावना है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी एक साथ किस तरह से की जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। बीती 31 जुलाई से पीएम नरेंद्र मोदी उन राज्यों के नेताओं से बैठक कर रहे हैं जहां विधानसभा के चुनाव हैं, उनसे लगातार खुद फीडबैक ले रहे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की हालत अपेक्षाकृत कमजोर है, यहाँ ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ भाजपा की ओर से 4 सर्वे किए गए और डाटा इकट्ठा करने का काम दिया गया, नेताओं को टास्क दिए गए और ये समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से मठ मंदिर के पुजारियों से लेकर हर वर्ग के लोगों से मिलना है। टास्क 15 अगस्त तक का दिया गया था, लेकिन अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है, वहाँ 15 दिन का अंतिम समय और दिया गया है, जिसमें पर्याप्त आंकड़े और जानकारियां जुटानी होगी और उसके बाद शुरू हो जाएगा माइक्रो मैनेजमेंट का काम। ऐसी ही महीन स्तर की राजनीति छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। एक तरफ भाजपा जहां अपने माइक्रो मैनेजमेंट पे लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है, जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। यह कार्यक्रम 13 अगस्त को होगा और उसके बाद 15 अगस्त को कुछ बहुत बड़ी घोषणा की जा सकती है। ऐसी घोषणाएं गेम चेंजर साबित हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि इसमें हजारों अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के अलावा धान के मूल्य को लेकर भी कुछ बड़ी बात हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति का असल गेम चेंजर धान के समर्थन मूल्य को माना जा रहा है, जिसके कारण पिछले बार यानी 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब 2500 रुपए क्विंटल धान का देने का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया था। बाकायदा गंगा जल हाथ में लिया गया था और उसके बाद जो परिस्थितियां बदली, धीरे धीरे केंद्रीय स्तर पर भी जो धान की एमएसपी बढ़ती गई। अब बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में 2803 रुपए धान की कीमत दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेताओं के अलावा कांग्रेस की ओर से भी अपने रणनीतिकारों पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि धान का समर्थन मूल्य सीधे सीधे 3000 रुपए घोषित कर दिया जाए। अंदर खाने जब ऐसी आवाज उठती है तो जाहिर तौर पर जमीन पर भी उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। चुनाव से पहले कुछ भी संभव है। हर हाल में कांग्रेस और भाजपा चुनाव जीतना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां राजस्थान में सिलेंडर की कीमत 500 रुपए देने को तैयार बैठी है, मौजूदा समय में केंद्र की ओर से बिना सब्सिडी का करीब 1200 रुपए का जो सिलेंडर दिया जा रहा है, उसके बचे हुए राज्य सरकार जनता के ही पैसे को एडजस्ट करते हुए उसे सब्सिडी के नाम पर 500 रुपए में उपलब्ध करा सकती है। जबकि भाजपा की ओर से केंद्रीय स्तर से फ्री की या सब्सिडी की पॉलिटिक्स का लगातार विरोध किया जाता है। भाजपा की ऐसी हिचक या कमजोर कड़ी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लगातार जनता को कुछ नए वादों के साथ प्रस्तुत करने की तैयारी में रहती है, लेकिन कई बार केंद्रीय स्तर पर जो कुछ होता है उसका सीधा असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। संसद के अंदर कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलने के बाद संसद से बाहर निकलते हुए जिस तरह का फ्लाइंग किस दिया, उसकी सफाई छत्तीसगढ़ में कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत को देना पड़ा। ज्योत्सना महंत ने उनकी सफाई में कुछ इस तरह की बातें रखी। कभी कभी वो खुशी में ऐसे कर सकता है, लेकिन इसका ये गलत अंदाज नहीं, उनके मन में पाप होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कोई फ्लाइंग की, वो किसको देंगे, वो किसको देंगे बताइए। इस तरीके से वो बात कर रही है, ये महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया। बदले हुए दौर की बदली हुई राजनीति को समझने के लिए हमें इन नेताओं के चरित्र पर गौर करना होगा कि वास्तव में क्या वो समाज और देश का भला करेंगे। क्या हमारे नेता वही बोलते हैं जो वो करते हैं, या वो जो कोरे वादे करते हैं। राजनीति की सुचिता के लिए हमें समझना होगा कि साफ सुथरी राजनीति के माध्यम से किस तरह देश और समाज का भला हो, किस तरह से अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना पहले की तरह बुरे लोग राजनीति में हावी रहेंगे, जिससे देश और समाज का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ
ज़्यादा आत्मीयता से, ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।